तेल अवीव से खबर है। तेल अवीव में हिजबुल्लाह का बड़ा हमला। तेल अवीव में यूएस काउंसलेट के पास अटैक। हिजबुल्लाह ने किया सुसाइड ड्रोन अटैक। हमले में एक शख्स की मौत, 8 लोग घायल हुए हैं। तो बड़ी खबर आ रही है तेल अवीव से। फ्रेश अटैक की ताजा हमला हुआ। ये देखिए तेल अवीव में हिजबुल्लाह का ये बड़ा अटैक। तेल अवीव में यूएस काउंसलेट को निशाना बनाया गया और उसके पास ये टारगेट किया गया, ये धमाका किया गया। और जो जानकारी सामने आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि एक शख्स की मौत हुई है इस हमले में। सुसाइड ड्रोन अटैक है ये और 10 लोग घायल भी हुए हैं इस हमले में। तस्वीरें आप देखिए इस अटैक की, इस हमले की। तो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और ये कहीं और नहीं बल्कि इजराइल की राजधानी पर हमला हुआ है जी, तेल अवीव में, और वो भी यूएस काउंसलेट, अमेरिका के काउंसलेट के पास ये अटैक किया गया है। हिजबुल्लाह ने सुसाइड ड्रोन अटैक किया और हमले में एक शख्स की मौत हो गई। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तेल अवीव में हमला हुआ, धमाके की तस्वीर साफ नजर आ रही है और ये ड्रोन अटैक बताया जा रहा है। यूएस काउंसलेट के पास ये हमला किया गया। तो हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार इजराइल पर हमले की कोशिश। और अब देखिए निशाना किसको बनाया जा रहा है। जो विदेशी दूतावास या कार्यालय हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। तेल अवीव इजराइल की राजधानी में यह बड़ा हमला हुआ है। सुमित चौधरी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुमित, हिजबुल्लाह जो कहता रहा वो शायद करने लगा है। तेल अवीव को बार बार हमले करके, निशाना करके ये दिखा रहा है हिजबुल्लाह कि तेल अवीव सुरक्षित नहीं है, वहां विदेशी दूतावास सुरक्षित नहीं है, विदेशी कार्यालय सुरक्षित नहीं है। यूएस काउंसलेट के पास अटैक। देखिए बिल्कुल रवि, देखिए मैं आपको बता दूं कि यूएस कॉन्सुलेट ये याकून स्ट्रीट पर है। मैं स्ट्रीट पर रहा हूं, इस स्ट्रीट से हमने रिपोर्ट किया है और ये बीच के बिल्कुल करीब है। माना जाता है कि ये जो स्ट्रीट है पूरी, यहाँ इसको बहुत सिक्योर आप कहते हैं कि ये स्ट्रीट है यूएस कॉन्सुलेट की। लेकिन खास बात यह कि लगातार अब जिस तरीके से अटैक अब तेल अवीव तक पहुंचते जा रहे हैं, इससे आपको याद होगा कि जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी करीबन, या फिर ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे अक्टूबर के बाद, लगातार कई ऐसे मौके आए जब इस तरीके के अटैक हुए। लेकिन कोई भी ऐसा शेल, कोई भी ऐसी आप कह सकते हैं रॉकेट, वो यूएस कॉन्सुलेट के पास तक नहीं पहुंच पाया था। बहुत सिक्योर रखा जाता है, बहुत ज्यादा एयर डिफेंस के मामलों में उसको सिक्योर रखने की बात की जाती है। लेकिन खास बात यह कि अब उस जगह को भी टारगेट किया जा रहा है और अब ये चिंता का विषय ना सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि यूएस के लिए भी, कि देखिए जो इतने प्रॉक्सीज हैं उनके अटैक ना सिर्फ बढ़ते जा रहे हैं बल्कि अब वो उनके कॉन्सुलेट तक, उनकी बिल्डिंग तक भी पहुंचते जा रहे हैं। बड़ी खबर आपने यहां पर सुमित बताई है। लेकिन इस बीच लेबनान फ्रंट से आ रही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमारे सहयोगी सुमित ने हम तक पहुंचाई। जा देखिए किस तरीके से अब जो हमले को अंजाम दिया गया है। ये ड्रोन अटैक जरूर था लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। हालांकि इजराइल का हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर बड़ा अटैक। और बड़ी खबर आपको बता दें, 3 मंजिला हेडक्वार्टर बिल्डिंग किस तरीके से पूरी तरह तबाह हुई, ये देखिए तस्वीर। क्योंकि हमले में हिजबुल्लाह के रदवान फोर्स के कमांडर के ढेर किए जाने का किया जा रहा है दावा। हिजबुल्लाह ने कमांडर हबीब मातुक की मौत की पुष्टि भी की है। और साउथ लेबनान के अल जुमेना में हिजबुल्लाह का ये हेडक्वार्टर। फिलहाल आपको बता दें जिस तरीके से अभी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, ये पहली बड़ी खबर हमने आपको दिखाई थी जहां अमेरिकी काउंसुलेट के पास हमला हुआ तेल अवीव में। ये एक और बड़ी खबर है जहां इजराइल का हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला। और अगली बड़ी खबर, इजराइल के हमले में एक और कमांडर के मारे जाने की पुष्टि की जा रही है। जी ड्रोन अटैक में अल इस्लामिया का कमांडर रहमत जाबरा मारा गया है। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मौत पर लेबनीज इस्लामिक ग्रुप ने शोक संदेश जारी किया है। तो ये एक और कमांडर की मौत हुई है इस हमले में। ड्रोन अटैक हुआ है। ड्रोन अटैक में अल इस्लामिया का कमांडर अहमद जबरा मारा गया है। ये जानकारी सामने आ रही है और इजराइल ने यह ताजा हमला करके एक कमांडर को मार गिराया है। अब इजराइल और लेबनान जंग की भले ही दुनिया में रूस यूक्रेन या इजराइल गाजा युद्ध जैसी चर्चा ना हो, लेकिन दुनिया के लिए किस तरीके से यह बड़ी चिंता है, इस बारे में डिटेल आपके सामने। क्योंकि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हमले जिस तरीके से लगातार तेज हो रहे हैं, इसी वॉर फ्रंट पर मौजूद मेरे सहयोगी सुमित और साथी सहयोगी निशांत के जरिए हम वो तस्वीरें देख पा रहे हैं। क्योंकि अगर इस युद्ध की लपटों को भड़काने से रोका नहीं गया तो मिडिल ईस्ट
महायुद्ध का गवाह बन सकता है। तस्वीरें आपके सामने हैं क्योंकि सिर्फ 12 घंटे में इजरायल ने लेबनान के अंदर घुसकर 2 बड़े कमांडर्स को ढेर करने का दावा कर दिया है। अब ड्रोन अटैक में कमांडर जबरा मारा गया तो मिसाइल अटैक में कमांडर हबीब को भी निपटा दिया गया। ऐसे में हिजबुल्लाह भी बदला लेने के लिए भीषण हमला कर रहा है और लगातार कोशिश की जा रही है हिजबुल्लाह की तरफ से। हिजबुल्लाह का बदला प्रहार देखिए, किरत शमोना में हिजबुल्लाह के नॉन स्टॉप हमले चल रहे हैं और मेरोन और गलीली में भी हिजबुल्लाह के हमले चल रहे हैं। इजरायल के 7 शहरों पर बड़े हमले का खतरा है। नहारिया से 60,000 लोग घर छोड़कर जाने को मजबूर हो गए हैं। जिस तरह से हिजबुल्लाह भी बदले के लिए ये हमले लगातार कर रहा है और अब तो तेल अवीव तक भी सीधे अटैक किया जा रहा है हिजबुल्लाह की तरफ से। चलिए, इस वॉर फ्रंट से आ रही तस्वीरों के साथ साथ एक और बड़ी खबर का भी रुख कर देते हैं क्योंकि इस बड़ी खबर में आपके सामने 2 तस्वीरें एक साथ होंगी, जहां पर पहली बड़ी खबर है इंग्लैंड के लीड्स की और लीड्स में आधी रात दंगाइयों ने किस तरीके से जमकर हंगामा किया वो तस्वीर आपके सामने। अब पुलिस की गाड़ियों में हुई तोड़फोड़, आगजनी और पथराव की ये तस्वीर तो आपके सामने है। लीड्स से ये जो तस्वीरें आई हैं वो वाकई हैरान जरूर कर रही हैं। साथ ही अब दूसरी तस्वीर आपके सामने बांग्लादेश की भी है क्योंकि बांग्लादेश जहां पिछले 72 घंटे से लगातार उत्पाद इस कदर बढ़ चुका है, जहां आरक्षण के विरोध में हजारों छात्र पिछले ना जाने कितने दिनों से सड़क पर हैं, लेकिन हिंसा की ये ताजा तस्वीरें आपके सामने, जहां देखिए ना सिर्फ एक बार फिर से गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, पुलिस की गाड़ियों को कैसे ये टारगेट करते हुए हिट कर रहे हैं, वही तस्वीर आपके सामने। और ब्रिटेन के लीड्स से एक बड़ी खबर सामने आई है। ब्रिटेन के लीड्स में आधी रात भड़की हिंसा, सैकड़ों उपद्रवियों ने बस में आग लगा दी। पुलिस वैन को भी सड़क पर पलट दिया। भारी तादाद में पुलिस बल तैनात करना पड़ा। तो ब्रिटेन में ये तस्वीरें सामने आई हैं। आधी रात को ब्रिटेन के लीड्स से ये तस्वीरें सामने आई हैं जब यहां पर वायलेंस शुरू हो गया, हिंसा भड़क गई और सैकड़ों उपद्रवी सड़क पर उतरे, बस में आग लगाई, पुलिस वैन को भी सड़क पर पलट दिया। भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, आगजनी की जा रही है, पथराव किया जा रहा है, बड़ी संख्या में सड़कों पर लोग उतरे, पुलिस वैन को भी पलटा गया, एक गाड़ी में यहां पर आग लगा दी गई। आधी रात की यह घटना है और इसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा है। ब्रिटेन के लीड्स में ये घटना हुई है। लंदन से लीड्स की दूरी आपको बता दें करीब 584 किलोमीटर की है और लीड्स में यह दंगा तब हुआ है जब नए पीएम की स्टार्मर ने कार्यभार संभाल लिया और गुरुवार की शाम से लीड्स के है हिल्स इलाके में सैकड़ों उपद्रवी जिस तरीके से सड़क पर आ गए उसकी तस्वीर भी आपके सामने है, क्योंकि इन तस्वीरों के जरिए यह साफ हुआ कैसे पहले इन्होंने एक बस को आग के हवाले किया, उसके बाद सड़क पर जिस तरीके से भीड़ जुटनी शुरू हुई, हंगामा और ज्यादा बढ़ने लगा। अब जिस तरीके से लीड्स में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीएम की ताजपोशी के दौरान ताजपोशी होते ही लीड्स में जिस तरीके से दंगे हो रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण ये पूरी लोकेशन भी है क्योंकि लंदन और लीड्स जिसकी दूरी महज 584 किलोमीटर की है, यहां पर जिस तरीके से इस वक्त कोहराम मचा हुआ है, तनाव बढ़ता जा रहा है। वहीं वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस को उपद्रव पर काबू करने का जिम्मा सौंपा गया। भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया और करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद भीड़ के उपद्रव को काबू किया गया। आपको यह भी बता दें कि गुरुवार शाम 5 बजे एक एजेंसी के कर्मचारियों और कुछ बच्चों के बीच झगड़े को लेकर खबर आई थी। इसके बाद भीड़ जिस तरीके से सड़क पर उतर आई उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई क्योंकि यहां सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। भीड़ का गुस्सा जिस तरीके से बेकाबू होता गया, तस्वीरें ये थी कि वहां जगह जगह बसों को भी आग के हवाले किया जा रहा था और बस के धुएं का गुबार भी दूर दूर तक नजर आ रहा था। अब उपद्रवियों में जिस तरीके से लोग लाठी डंडों से लैस नजर आए, दुकानों और ऑफिस के शीशे तक इन्होंने तोड़ने शुरू कर दिए और घंटों के इसी उपद्रव के बाद लगातार होता रहा हंगामा जिस पर काबू करने की कोशिश की गई। और अब खबर बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हालात और गंभीर हो गए हैं। जी हां, ढाका समेत कई इलाकों में हिंसा भड़की है और अब पुलिस वालों को भी निशाना बना रहे हैं उग्र छात्र। तो आरक्षण के मुद्दे पर लगातार बांग्लादेश सुलग रहा है। अब ये जो हिंसा है, ये प्रदर्शन है, इसकी आग लगातार बढ़ती जा रही है। ढाका समेत कई इलाकों में हिंसा भड़की है और पुलिस वालों को भी अब उग्र छात्र निशाना बना रहे हैं। तो
हर दिन बांग्लादेश और खासकर ढाका यूनिवर्सिटी से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। पुलिस को कैसे निशाना बनाया गया भीड़ के द्वारा, उग्र छात्रों के द्वारा। ये देखिए, पुलिस वैन पर लगातार पथराव किया जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं और पुलिस वैन को पीछे हटना पड़ा है। इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसके पहले भी दंगे की तस्वीरें सामने आई, आगजनी की तस्वीरें सामने आई और पुलिस को गोलियां भी चलानी पड़ी हैं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। इस बीच आपको बता दें, बांग्लादेश में ही आरक्षण विरोधी छात्रों ने अब देश बंद का भी ऐलान कर दिया। पीएम शेख हसीना की अपील को छात्रों ने ठुकरा दिया है और पीएम शेख हसीना ने छात्रों को जिस तरीके से वार्ता के लिए बुलाया था, उसके बाद उम्मीद ये थी कि लगातार बिगड़ते हालात के बीच वार्ता के जरिए किसी तरीके से हालात पर काबू पाया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। क्योंकि इस बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि जिस तरीके से आरक्षण विरोधी छात्र लगातार प्रदर्शन करने में जुटे हुए हैं, इस बीच इन्होंने देश बंद का ऐलान कर दिया है और पीएम शेख हसीना की अपील को ही ठुकरा दिया है। यहां पीएम की तरफ से अपील की गई थी छात्रों से संवाद की, पीएम की तरफ से अपील की गई थी कि छात्रों के जरिए वार्ता के साथ किसी तरीके से हालात पर और स्थिति पर काबू पाया जा सके, लेकिन अब देश बंद का ऐलान और पीएम की अपील को छात्रों ने ठुकरा दिया। आपको बांग्लादेश हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर बता देते हैं। बांग्लादेश में हिंसा की स्थिति जो है उससे अब तक क्या हुआ है, तो उसमें 39 लोगों की मौत हुई है, 400 लोग घायल हुए हैं अभी तक। अगर हिंसा की बात की जाए, देशव्यापी बंद का ऐलान भी किया गया है और पीएम की वार्ता की अपील को फिलहाल खारिज कर दिया गया आंदोलनकारियों के द्वारा, उग्र प्रदर्शनकारियों के द्वारा। सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। यह पूरा मामला 30% आरक्षण का है जिसको लेकर विरोध किया जा रहा है। भारत के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई, जो भारतीय वहां पर रहते हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लोगों से यात्रा से बचने की अपील की गई है, यानी कि कोई भी व्यक्ति बांग्लादेश अगर जा रहा है इस वक्त यात्रा करने, तो उसे फिलहाल अपनी यात्रा को रोक देने की अपील की गई है बांग्लादेश के हालात को देखते हुए। और बड़ी खबर है असम की हेमंता सरकार का बड़ा फैसला, जहां मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन कानून रद्द और सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से कहा गया कि बहनों और बेटियों को बाल विवाह से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। विवाह तलाक रजिस्ट्रेशन के लिए नया कानून बनेगा। असम सरकार ने मुस्लिम विवाह कानून निरस्त कर नया बिल लाने का फैसला लिया है। असम कैबिनेट ने 2 विधेयक को मंजूरी दी है, जिस पर मॉनसून सत्र में चर्चा होगी। कैबिनेट ने मुस्लिम विवाह और तलाक कानून रद्द कर दिया है। पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 रद्द किया गया। बाल विवाह रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। विवाह तलाक रजिस्ट्रेशन कानून भी रद्द कर दिया गया है। मुस्लिम विवाह पंजीकरण के लिए नया कानून बनेगा। असम मुस्लिम मैरिज एक्ट में चाइल्ड मैरिज को इजाजत देता था, तो हमने ये स्क्रैप करके ऑर्डिनेंस लाए थे। अभी वो ऑर्डिनेंस को हम बिल बनाऊंगा और नया एक कानून आएगा, जिस कानून का आधार में मुस्लिम रजिस्ट्रेशन अभी सरकार का घर में होगा। AIUDF ने कहा है कि बाल विवाह रोकने के लिए पहले कानून बना हुआ है। चाइल्ड मैरिज का स्कोप कैसे था? चाइल्ड मैरिज ऑलरेडी मतलब निषिद्ध है इंडिया में। चाइल्ड मैरिज के खिलाफ एक्ट है, आपके यहाँ कानून है। और असम सरकार के फैसले पर मुस्लिम नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आई है, ये भी सुनिए। भारत की आज़ादी के बाद हम लोकतंत्र आधारित, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, उसमें रहते हैं और हमारा अलग से पूरा का पूरा संविधान है। हर मुद्दे पे हमारी एक तरीके से संविधान ने हमें एक स्वरूप और प्रारूप दे रखा है, तो इसका स्वागत करना चाहिए। मुझे लगता है कि बेवजह कुछ लोग इसमें कंट्रोवर्सी ढूंढेंगे, लेकिन इसका स्वागत होना चाहिए। और जो अधिनियम शादी के, तलाक के, भरण पोषण के ऑलरेडी कानून के तहत दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आगे समाज को बढ़ना चाहिए। मानसिक रोगी है, उसको मानसिक चिकित्सक को दिखाना चाहिए। वो हमेशा ऐसी बातें करेंगे जिनका कोई सर पैर नहीं होता, उनके निरस्त कर लेने से कुछ फर्क पड़ने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला है। मुसलमान का तो विवाह निकाह करके ही होगा, और निकाह मौलवी साहब कमरे में बैठ के पढ़ा देंगे, आप कुछ भी करते रहिए। अब इस बीच आपको बता दें, दिल्ली के जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से भी खबर आ रही है, जहां दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर गंभीर आरोप लगे हैं और धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का यह आरोप है। यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर समेत 3 पर FIR भी दर्ज हुई है और यूनिवर्सिटी के कर्मचारी ने शिकायत दर्ज की है।
विवेक शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विवेक, ये पूरा मामला आखिर है क्या? देखिए, दरअसल जानकारी के मुताबिक 15 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने ये कहा था कि वो जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर काम करता है और वहाँ पर 3 लोगों पर उसने गंभीर आरोप लगाया था कि उसके ऊपर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ये आरोप लगाया गया है कार्यवाहक रजिस्ट्रार के ऊपर, साथ ही डिप्टी रजिस्ट्रार के ऊपर और साथ ही एक प्रोफेसर के ऊपर, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है और अब जो बाकी जिन पर आरोप लगाया गया है उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उनसे भी बात की जाएगी कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या हुआ था। जो पीड़ित है उसकी ये शिकायत है कि साल 2007 में उसने अपर डिवीज़न क्लर्क के तौर पर जामिया यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया था और वो वहाँ पे कार्यरत था। इसके बाद वो डेपुटेशन पे हिवाज चला गया था और फिर बाद में वो जामिया लौटा था। वहाँ पर उसके साथ दुर्व्यवहार होता था, उसका उत्पीड़न होता था और लगातार उसको जाति सूचक शब्द जो है वो बोले जाते थे। तो ये काफ़ी गंभीर आरोप जो है वो पीड़ित के द्वारा लगाया गया है, जिसके आधार पर पूरे मामले की पुलिस जांच करी। तो वहीं जामिया यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि जो आरोप पीड़ित के द्वारा लगाए गए हैं वो निराधार है, झूठे हैं। जो विक्टिम है उसके विवाद जो है जामिया से लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है काफ़ी समय से। तो जो आरोप है वो बेबुनियाद बताए जा रहे हैं जामिया यूनिवर्सिटी के द्वारा, लेकिन पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जाँच की जा रही है। 3 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है और उनसे भी जल्द पूछताछ की जा सकती है। शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। तो देखिए, इस पूरे मामले में अब पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है और देखिए आगे बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से जुड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ रूट पर दुकानदारों की नेम प्लेट लगाने के फरमान के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। विपक्ष तो पहले से ही इस मुद्दे पर हमलावर है। अब बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी फैसले पर सवाल उठाया। मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों के बाहर मालिक और कर्मचारी का नाम लिखने का फरमान जारी किया है। इस फैसले का जमकर विरोध हो रहा है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी प्रशासन के इस आदेश के खिलाफ सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। आस्था का सम्मान होना ही चाहिए, पर अस्पृश्यता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात, रेसात पुत्र सब प्रभु के, कोई नहीं जात को जात। नकवी की इस पोस्ट के बाद कुछ सोशल मीडिया यूजर्स उनके पीछे पड़ गए हैं और उन्हें ट्रोल करने लगे। इसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट किया। इसमें उन्होंने एक पुरानी तस्वीर शेयर की जिसमें वो कांवड़ लिए नजर आ रहे हैं। उन्होंने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए लिखा कि कांवड़ यात्रा के सम्मान श्रद्धा का सर्टिफिकेट कम से कम मुझे तो मत बांटो। मेरा हमेशा मानना है कि कोई भी आस्था असहिष्णुता अस्पृश्यता की बंधक नहीं होनी चाहिए। अब प्रशासन ने कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों के बाहर मालिक और कर्मचारी का नाम लिखने का फरमान जारी किया और दुकानों पर नाम के पोस्टर चिपक गए हैं। लेकिन आदेश को लेकर दुकानदारों की तरफ से फिलहाल क्या कहा जा रहा है, सुनिए। असली नाम है मेरा तो असली है, मगर उन्होंने कहा अगर मोहम्मद लगाओ या वो लगाओ खां, तो ये लगा आपने, फिर मजबूरी। ये बिल्कुल एकदम से गलत फैसला मैं मानता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, प्रशासन ये चाह रहा है कि आप अपनी दुकान को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में तोड़ दें। लाभ तो उन्हें पता चलेगा जी बाद में, क्या नाम उसका, क्या लाभ होगा इससे क्या नहीं होगा। यहाँ पर कोई भी अगर मजदूर मुस्लिम है, अगर वो काम कर रहे हैं, यहाँ पर मजदूरी कर रहा है, अब उसे 10-15 दिन से अगर घर पर बिठा दिया तो कहाँ से इनकम प्राप्त करेगा। मुजफ्फरनगर पुलिस के निर्देश के बाद जगह जगह पर ढाबों पर मालिकों का नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं खतौली बाईपास के पास बने साक्षी टूरिस्ट ढाबे पर और आप देख सकते हैं कि प्रोप्राइटर का नाम आपको यहाँ पे नजर आएगा। लिखा हुआ है प्रोप्राइटर अक्षय प्रताप सिंह। और मध्य प्रदेश के कैडर के आईएएस अफसर नियाज खान ने मौलवी और मदरसों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने तेजी से बढ़ रहे मुस्लिम आबादी के लिए मदरसा सिस्टम को ही जिम्मेदार बताया। आईएएस अधिकारी नियाज खान अक्सर अपने बयान और सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से चर्चा में रहते हैं। मौलवी और मदरसा को लेकर एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया है जिसकी काफी चर्चा हो रही है।
दरअसल आईएएस अधिकारी नियाज खान ने तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर कहा है कि दुनिया में जिस तरह मुस्लिम आबादी बढ़ी है उसने बड़ी समस्या पैदा कर दी है। उन्होंने मदरसों की शिक्षा पर भी सवाल खड़े करते हुए मुस्लिम धर्म गुरुओं पर निशाना साधा है। जो हमारी पुरानी मदरसा शिक्षा पद्धति है उसमें परिवर्तन की आवश्यकता। अगर हम बच्चे को बचपन से विज्ञान के साथ साथ तो धार्मिक शिक्षा भी पढ़ाएं तो उससे तार्किक क्षमता होगी और लोग छोटे परिवार के बारे में प्लानिंग करेंगे। तो मेरा उद्देश्य यही था कि पूरे दुनिया के मुसलमानों को अब सोचना पड़ेगा कि जिस प्रकार से धरती की आबादी बढ़ रही है, धरती विनाश की ओर पहुंच रही है, भयंकर पर्यावरण संकट आ रहा है, अगर हमारी आबादी सीमित रहेगी तो हम परिवार को बेहतर ढंग से चला पाएंगे। ये पहला मौका नहीं है जब आईएएस अधिकारी नियाज खान ने इस तरह का बयान दिया हो। इससे पहले भी उन्होंने एमपी में चल रहे धर्मांतरण विवाद पर मुसलमानों को नसीहत दी थी। उन्होंने मुसलमानों से गाय पालने की अपील की थी और शाकाहारी हो जाने को कहा था। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान से मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में समझिए। नर्सिंग कॉलेज घोटाले में दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने अशोका गार्डन पुलिस स्टेशन पहुंचे। आरोप है कि उस वक्त थाने में सुंदरकांड का पाठ चल रहा था। दिग्विजय सिंह ने इसे संविधान और कानून का उल्लंघन बताया और राज्य के हर थाने में सुंदरकांड, नानक जयंती और बकरीद मनाने का ऐलान कर दिया। जब गुरु नानक जी की जयंती आएगी तो वहाँ हमारे गुरु नानक जी का पाठ पढ़ाया जाएगी, दरखास्त वहाँ देंगे। जब हमारे मुसलमान भाइयों के बकरी ईद आएगी तो रोज़ा इफ्तार की भी हम आवेदन वहाँ देंगे। थाने में होना चाहिए रोज़ा इफ्तार। इस बयान पर बीजेपी नेताओं का कहना है कि दिग्विजय सिंह तो सनातनी विरोधी है ही, और अब अगर किसी थाने में सुंदरकांड का पाठ हो रहा था तो उनको उससे भी आपत्ति है। दिग्विजय सिंह जी तुष्टिकरण के कारण इस तरह के बयान देते हैं, सुंदरकांड का विरोध कर रहे हैं। अरे सुंदरकांड हो रहा है, अनुमति की बात कर रहे हैं तो आप दूसरे धर्म की भी तो बात करिए। वहाँ अनुमति की बात आपको क्यों नहीं याद आती? और मध्य प्रदेश में अब गुरु पूर्णिमा के त्योहार को लेकर हंगामा मचा है और ये सब एक सरकारी निर्देश की वजह से हो रहा है। गुरु पूर्णिमा पर्व को लेकर मध्य प्रदेश में विवाद चल रहा है। दरअसल मोहन सरकार ने आदेश जारी किया है कि सभी स्कूलों में 20 और 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाना होगा। इसमें सरस्वती वंदना भी होगी। कभी सूर्य नमस्कार, कभी हिजाब, तो कभी गुरु पूर्णिमा के नाम पर मध्य प्रदेश की सियासत गर्म है। इस त्योहार को स्कूल आकर मनाने का निर्देश दिया गया है, जिससे मुस्लिम समाज नाराज है। मध्य प्रदेश की सरकार ड्रेस कोड के आड़ में जो करना चाह रही है, मध्य प्रदेश को शिक्षा का भगवाकरण करना चाहती है। बीजेपी का तर्क है कि गुरु से जुड़ा कार्यक्रम स्कूल में ही होना चाहिए और इसका विरोध बेबुनियाद है। बड़े शर्म की बात है। गुरु पूर्णिमा स्कूलों में नहीं मनेगी तो कहाँ मनेगी? जहाँ गुरु शिष्य रहते हैं, जहाँ गुरु शिष्य की परंपरा, ये हमारी स्वस्थ परंपरा, हमारी संस्कृति है। कांग्रेस ने इसे राज्य प्रायोजित एजेंडा बताया जो स्कूलों पर थोपा जा रहा है। तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड बाइगॉटरी है, स्टेट स्पॉन्सर्ड नफरतबाजी है। तो सबको खड़ा होना चाहिए इस पूरे स्टेट स्पॉन्सर्ड नफरतबाजी के खिलाफ। और झारखंड की गुमला में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संवाद कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। भागवत ने कहा कि प्रगति का कोई अंत नहीं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आगे बढ़ने का कोई अंत होता है क्या? इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं, जहां पूर्णता ही मर्यादा हो, सीमाओं की डोर नहीं। विकास एक ऐसी चीज है, यहाँ तक विकास करना सोच के विकास किया, वहां गए, वहां पहुंचने के बाद दिखता है कि इसके भी आगे है। तो मनुष्य है लेकिन मानवता नहीं, इंसानियत नहीं है। वो मनुष्य बन जाए असली पहले, वहां जाने के बाद उसको लगता है लेकिन मनुष्य से कोई होते अति मानव, सुपरमैन कहते, सुपरमैन फिल्में वगैरह निकलती उसमें दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती, तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है, लेकिन वहां रुकता नहीं। उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो देवता बनना चाहता है, लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे और ऑफिस के कर्मचारियों से मुलाकात की। इस दौरान पीएम ने उनके साथ अपनी पुरानी यादें साझा की। पीएम मोदी ने बीजेपी हेडक्वार्टर के कर्मचारियों से बात करते हुए कहा कि आप लोगों की तरह ही मैं भी इसी ऑफिस में काम किया करता था।
पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हम सब एक परिवार हैं। इससे पहले बीजेपी ऑफिस में घुसते ही पीएम मोदी ने फोटो सेशन के लिए इंतजार कर रहे पार्टी कर्मचारियों से कहा, उदास गुमसुम क्यों खड़े हो भाई, थोड़ा हंसो मुस्कुराओ। पीएम की इतनी बात सुनते ही वहां सावधान की मुद्रा में खड़े कर्मचारियों में फुर्ती आ गई और माहौल सामान्य हो गया। सबके साथ फोटो खिंचवाने के बाद पीएम मोदी पास के मल्टीपर्पज हॉल में सभी कर्मचारियों के साथ बैठ गए और वहां उनके साथ बातचीत शुरू की। पीएम मोदी ने बीजेपी ऑफिस के वर्कर्स के साथ अपनी पुरानी यादें भी साझा की। पीएम ने बीजेपी ऑफिस में काम करने वाले एक पुराने कर्मचारी का नाम लेकर कहा कि कैसे हो रावत जी। पीएम ने कहा, जब मैं ऑफिस में काम करता था तो रावत से साबुन मांगकर अपने कपड़े धोता था। जैसे अपने घर में कोई सामान किसी से मांग लेता है, वैसे मैं इनसे साबुन की टिकिया मांग लेता था। एक कर्मचारी से पीएम ने उसकी मां के बारे में भी पूछा और उनका कुशल क्षेम जाना। और नीट पेपर लीक केस में सीबीआई की कार्रवाई को लेकर एक बड़ा अपडेट, क्योंकि रांची रिम्स से एक छात्र को हिरासत में लिया गया है और सीबीआई ने फर्स्ट ईयर के छात्रों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें, सॉल्वर गैंग के साथ काम करने के उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। रुपेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब छात्रों तक पर गाज गिरती नजर आ रही है, क्या इनकी भूमिका रही? बड़ा सवाल रुपेश। देखिए, इन्हीं मेडिकल छात्रों ने नीट का पेपर सॉल्व किया था और पहले से कहा जा रहा है कि 10 डॉक्टरों की एक टीम थी जिसने पेपर लीक होने के बाद से रॉकी नाम के जो संजीव मुखिया का रिश्तेदार भी है, उसने डॉक्टर की एक टीम बना रखी थी और उसी टीम से क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया गया था। इसी मामले के तार पटना एम्स से जुटे। पटना एम्स के 4 मेडिकल छात्रों को गिरफ्तार किया गया और इसका कनेक्शन अब रांची रिम्स से भी जुड़ गया है। रांची रिम्स की जो छात्रा है, फर्स्ट ईयर की छात्रा है सुरभि, जो रामगढ़ की रहने वाली है, सुरभि को हिरासत में लिया है और ये माना जा रहा है कि सीबीआई ने हिरासत में लिया है। पूछताछ करने के बाद इसे गिरफ्तार भी किया जाएगा और ये उस सॉल्वर गैंग में शामिल थी। यानी कि नीट पेपर जब लीक हुआ उसके बाद से सबसे पहली जरूरत होती है कि उस पेपर को सॉल्व कराया जाए। उस पेपर को इन्हीं मेडिकल के स्टूडेंट से सॉल्व कराया गया था। पटना एम्स के 4 छात्र थे और एक छात्रा सुरभि को भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि जो नीट का पेपर जब सॉल्व कराया गया उसमें 10 मेडिकल स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 5 को अभी तक हिरासत में लिया गया है, लेकिन 5 अन्य जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनकी पहचान की जा रही है और इनकी निशानदेही पर बहुत जल्द सीबीआई अन्य जो 5 मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको भी गिरफ्तार कर लेगी। इस बीच एक जो बिचौलिया है, यानी कि सॉल्वर गैंग और मेडिकल स्टूडेंट्स के बीच की जो कड़ी है, सुरेंद्र नाम का व्यक्ति, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है और ये माना जा रहा है कि सॉल्वर गैंग ने, चूंकि इनकी पूरी जो कार्य प्रणाली है, ये सिर्फ नीट पेपर का ही मामला नहीं है, ये पूरे साल हर परीक्षा का पेपर लीक कराने की फिराक में रहते हैं। लिहाजा इन लोगों ने टीम बना करके रखी है कि कौन ट्रांसपोर्टेशन पे नजर रखेगा, कौन पेपर लीक कराएगा, कौन सॉल्व कराएगा, कौन मेडिकल स्टूडेंट से संपर्क में रहेगा। तो सुरेंद्र नाम का जो व्यक्ति है वो मेडिकल स्टूडेंट से संपर्क में था कि जब भी मेडिकल के प्रश्न पत्र लीक कराए जाए तो इसी गैंग से सॉल्व कराया जाए। बिल्कुल, यानी कि बहुत ही प्लान तरीके से ये सारा काम होता रहा है। शुक्रिया रुपेश आपका इस अपडेट। और इधर सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा रद्द करने और काउंसलिंग पर रोक लगाने के से फिलहाल इनकार कर दिया है। सोमवार को इस मामले की फिर सुनवाई। नीट यूजी परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़े आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा देने वाले छात्रों के नंबर सेंटर के हिसाब से सार्वजनिक किए जाएंगे। नंबर सार्वजनिक करने के दौरान किसी भी छात्र की पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। शनिवार दोपहर 12 बजे तक रिजल्ट ऑनलाइन अपडेट किया जाएगा। सोमवार को इस मामले की फिर सुनवाई होगी। इस बीच पेपर लीक कांड में सीबीआई का एक्शन भी जारी है। सीबीआई ने पटना एम्स के 4 डॉक्टरों को हिरासत में लिया है। इन चारों पर पेपर सॉल्वर गैंग से मिली भगत का आरोप है। 3 डॉक्टर चंदन सिंह, कुमार शानू और राहुल आनंद 2021 बैच के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जबकि एक डॉक्टर करण जैन सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। सीबीआई ने तीनों डॉक्टरों का कमरा सील कर दिया है और इनका लैपटॉप और मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है। ये सॉल्वर गैंग में थे कि नहीं, उनका इन्वॉल्वमेंट क्या है, सचमुच इन्वॉल्व हैं कि नहीं, जब तक सीबीआई का रिपोर्ट नहीं आया है, अगर वो दोषी साब्यस्त होते हैं, हम एम्स पटना की तरफ से भी हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करने वाली हैं और इस बारे में आपको बता दें, बजट में इस बार वित्त मंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी, इस रिपोर्ट से समझिए। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट ऐसे समय पर आ रहा है जब खाद्य महंगाई चरम पर है। दाल, चावल, आटा,
तेल और सब्जियों के दाम आसमान पर है। सोमवार को देश में टमाटर का औसत मॉडल भाव 80 रुपए रहा। आलू भी 35 रुपए किलो बिक रहा था। चावल, चीनी और अरहर दाल की कीमतें भी आसमान पर हैं। रिजर्व बैंक करीब 2 साल से महंगाई घटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद वो खाने की महंगाई का तोड़ नहीं निकाल पा रहा है। महंगा कर्ज और कम ग्रोथ की वजह से रोजगारों का बाजार भी ठंडा है। यानी महंगाई का इलाज हुआ तो ग्रोथ और रोजगार के मोर्चे पर भी सफलता मिल सकती है, लेकिन खाद्य महंगाई का इलाज इतना आसान नहीं लग रहा। मौसम अभी तक फसलों के अनुकूल नहीं बन पाया है। उत्तर भारत के कई राज्यों में अब तक मानसून की बरसात में भारी कमी है और दक्षिण और मध्य भारत में बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। दोनों ही परिस्थितियां फसलों के लिए ठीक नहीं लग रही हैं। ऐसे में उत्पादन प्रभावित हुआ तो खाद्य महंगाई को बढ़ने से रोक पाना और मुश्किल होगा। कुल मिलाकर इस बार के बजट में वित्त मंत्री के लिए सबसे बड़ी चुनौती खाद्य महंगाई दिख रही है। देखना होगा कि वित्त मंत्री इस बजट के जरिए इस चुनौती से कैसे निपटती हैं। और ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। उनके वकील का दावा है कि उन पर लगे आरोप इतने गंभीर नहीं हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। विवादित ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर जमीन विवाद मामले में 20 जुलाई तक पुलिस हिरासत में है। मनोरमा को रायगढ़ के उस लॉज से गिरफ्तार किया गया था जहां उन्होंने अपना नाम बदलकर कमरा लिया था और ड्राइवर को अपना बेटा बताया था। मनोरमा ने जिस पिस्टल के जरिए लोगों को धमकाया था, पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है। पुलिस को उनकी लैंड क्रूजर कार की भी तलाश है। उनके वकील ने दावा किया है कि पिस्टल लाइसेंसी थी और मनोरमा पर जो आरोप लगे हैं वो बेल के लायक है। Whatever offenses are, that all are bailable. It's not like that there is some cognizable and non-bailable. Till today, all the offences are bailable. Defense, whatever the going by video clip, the story has been put forth by the complainant. पूजा खेडकर की मां जिस होटल में ठहरी थी वहां का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, जिसके बाद मनोरमा का मेडिकल टेस्ट कराया गया और कोर्ट में पेश किया गया। पूजा खेडकर से जुड़े चल रहे विवादों के दौरान ही उनकी मां का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो अपने पति दिलीप खेडकर के साथ नजर आई थी। पुलिस अब दिलीप को तलाश रही है जो फरार है। छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐतिहासिक बाघनग भारत वापस आ गया है और आज से लोग इसे देख भी सकेंगे। इस बाघनग की ब्रिटेन से घर वापसी हुई है। सतारा म्यूजियम में आज छत्रपति शिवाजी महाराज के उस हथियार की प्रदर्शनी होने जा रही है जिसे उन्होंने बीजापुर के शासक आदिल शाह के सबसे खतरनाक लड़ाका अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया था। 200 साल बाद शिवाजी के इस बाघ नख को ब्रिटेन के विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम से भारत लाया गया है। शौर्य गाथाओं में इस बाघ नख का जिक्र है। 1659 में शिवाजी ने बाघ नख से अफजल खान को मारा था। बाघ नख से अफजल खान का उन्होंने पेट चीर दिया था। अफजल खान बीजापुर के शासक आदिल शाह का लड़ाका था। 1818 में अंग्रेज अधिकारी जेम्स ग्राउंड डफ को बाघनख उपहार में दिया गया था। 1824 में जेम्स ने इसे विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम को दान कर दिया था। इन बाघ नखों को आज सतारा में सीएम और डिप्टी सीएम के अलावा शिवाजी के वंशज सांसद उदयन राजे और विधायक शिवेंद्र राजे की मौजूदगी में सरकार को सौंपा जाएगा। उसके बाद आम लोगों के लिए म्यूजियम में रखा जाएगा। हालांकि इन बाघ नखों को सिर्फ 3 साल के लिए भारत लाया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बीती रात सुरक्षा कर्मियों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट। पुंछ जिला अस्पताल के आवासीय क्वार्टर में अचानक हड़कंप मच गया। शाम को छत पर खेल रहे बच्चों ने जानकारी दी कि छत पर कुछ संदिग्ध चीज पड़ी है। बच्चों की जानकारी के बाद क्वार्टर के सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया गया तो पता चला कि छत पर ग्रेनेड है। उसके बाद पुलिस को खबर दी गई और आनन फानन में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने मोर्चा संभाला और पूरे क्वार्टर की छानबीन शुरू कर दी। मेरी फ्रेंड और मेरे फ्रेंड के ब्रदर और मेरी 2 सिस्टर हैं, हम सारे खेल रहे थे ऊपर छत पे और हमें ये चीज़ दिखाई दी। बस हम ऊपर पाँव रखने लगे थे, हमें ये चीज़ दिखाई दी और हम साइड हो गए। जो मेरी फ्रेंड का ब्रदर था वो कहने लगा कि बॉम्ब है, साइड हो जाओ आप। हमारा ये सिक्योरिटी गार्ड है, उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा चौकी ऑफिसर को बोलो यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है। तो फिर तब तक वो भी आ गए, फिर पुलिस भी आ गई, तो उन्होंने देखा कि ये पड़ा हुआ है तो बच गए हम सारे। क्या चीज़ थी? अब पता नहीं, वही कहते हैं कि ग्रेनेड पड़ा हुआ था। राहत की बात ये रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ और बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। घंटों चली पड़ताल के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। और गोंडा में हुए ट्रेन हादसे की जांच के लिए कमेटी के गठन को लेकर भी खबर आ रही है, जहां आपको बता दें हादसा है या साजिश, हर एंगल से होगी जांच। ट्रेन हादसे में 3 यात्रियों की मौत हुई।
चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ ट्रेन डिरेल होने की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। जल्दी राहत और बचाव अभियान शुरू हुआ और सभी घायलों और मृतकों को ट्रेन से बाहर निकाला गया। अब इस ट्रैक पर फिर से ट्रेनों की आवाजाही सामान्य करने के लिए बड़े पैमाने पर मरम्मती का काम जारी है। इस बीच ट्रेन हादसे पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गोंडा हादसे की जांच कई एंगल से की जाएगी, क्योंकि डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन के लोको पायलट ने धमाके की आवाज सुनी थी। इस पूरे हादसे में देखिए सबसे राहत की बात ये रही है कि जो LHB कोचेज की वजह होने से डैमेज कम हुआ है। लेकिन अब ये जो बात कही जा रही है कि धमाका हुआ है, धमाके की आवाज़ सुनी उसने लोको पायलट ने, अब ये जांच की बात है। जिस जगह पे ये घटना हुई वह पानी भी लगा हुआ है। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन कल गोंडा गोरखपुर रेलखंड के मोतीगंज रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी। इसी दौरान हादसे का शिकार हो गई थी। इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह और गोंडा जिला प्रशासन मनकापुर रेलवे स्टेशन पहुंचे और यात्रियों से मुलाकात की। उन्होंने सभी यात्रियों को समुचित सुविधाएं मुहैया कराए जाने के निर्देश भी दिए। और पश्चिम बंगाल के हावड़ा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहाँ दबंगों ने एक महिला के बाल काटकर उसे इलाका छोड़ने पर मजबूर कर दिया। महिला से बर्बरता की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। देखिए कैसे इस महिला और उसके परिजनों के साथ बेरहमी की जा रही है। इनके सिर के बाल काटकर इन्हें सरेआम बेइज्जत किया जा रहा है। आसपास लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है, लेकिन कोई भी इन्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर रहा। पुलिस और कानून के खौफ से बेपरवाह दबंगों की दादागिरी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला से बर्बरता का ये वीडियो हावड़ा के करोला इलाके का है। आरोप है कि इस महिला की बेटी इलाके के घर में काम करती थी। कुछ दिन पहले वो एक युवक के साथ भाग गई। जिस घर में वो काम करती थी उसके मालिक का आरोप है कि युवती उसके घर से लाखों रुपए और गहने चुरा कर भागी है। आरोप है कि दबंगों ने पहले महिला और उसके परिजनों के साथ मारपीट की और फिर तीनों के सिर के बाल काट दिए। इतना ही नहीं, दबंगों ने इन्हें इलाका छोड़कर जाने पर भी मजबूर कर दिया। पीड़ित परिवार अपना घर छोड़कर दूसरी जगह रहने को मजबूर है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने महिला से बर्बरता का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। सबका विकास वाले बयान पर TV9 ने पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजुमदार से बात की। बयान को लेकर उन्होंने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट। इसमें शुभेंदु अधिकारी जी सहित बाकी लोग, बहुत सारे लोग डेलीगेट्स के हिसाब से आए हैं। ये डेलीगेट्स बहुत सारे प्रपोजल देते हैं। हमने जो राजनीतिक पॉलिटिकल प्रस्ताव रखा, ये पॉलिटिकल प्रस्ताव के समर्थन में उसमें कुछ उसके विपक्ष में कुछ काटने के लिए, कुछ ऐड करने के लिए बहुत सारे प्रस्ताव आते हैं। तो उस प्रस्ताव को पार्टी स्वीकृत देगी या नहीं देगी, ये पार्टी पर डिपेंड करता है। तो पार्टी का लाइन तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनाया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। शुभेंदु अधिकारी अगर ये लाइन बोल रहे हैं, ये उसका व्यक्तिगत मंतव्य है अपना? उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दे चुका है, आप उनका ट्वीट देख लीजिए। उन्होंने हृदय की व्यथा से ये बात बोली, क्योंकि हमारी सरकार ने माइनॉरिटीज़ के लिए इतना कुछ किया। आज भी आप जाएंगे, सबसे ज़्यादा गरीब पश्चिम बंगाल में माइनॉरिटी समाज से आते हैं। तो जाकर राशन में के दुकान में मोदी जी का दिया हुआ राशन ही लेते हैं, उसके ही चावल खाते हैं। तो ये ऐसा उनके हृदय में थोड़ा दर्द इसलिए था कि अगर इतना काम हमारी सरकार ने किया है, लेकिन इसका प्रतिदान हमें नहीं मिला। और देश की राजधानी दिल्ली में हुई एक डकैती की वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। गुस्सा इस बात का था कि बार बार कहने के बावजूद मालिक ने सैलरी नहीं बढ़ाई। उसके बाद दो कर्मचारियों ने मालिक को ही लूटने का प्लान बना लिया। वारदात को अंजाम देने के लिए बदमाशों को हायर किया गया और पूरी तैयारी के साथ दिल्ली के गुलाबी बाग के बीकानेर असम ट्रांसपोर्ट के ऑफिस में 8 अपराधियों ने धावा बोला और तिजोरी में रखे 3.5 करोड़ रुपए लूट लिए गए। जो एग्जीक्यूट करने वाले थे, जो ट्रांसपोर्ट करने वाले थे, जो इन्फॉर्मेशन देने वाले थे, जो भी रोल्स था, हर किसी पे हमने लीगल कार्रवाई की है। अभी इस मुकदमे में कुछ और रिकवरी बाकी है एंड इसमें कुछ और अरेस्ट्स बाकी हैं, जिनको भी टीम लगी हुई है, बहुत जल्दी हम कर लेंगे। पूरा प्लान कंपनी के 2 ड्राइवर उपेंद्र और कैलाश चौहान ने बनाया था, जिन्हें पता था कि कंपनी में कब पैसा आता है। इन दोनों ने प्रमोद तोमर और ताजिम से संपर्क किया, जिन्होंने पूरा गैंग तैयार किया। पुलिस ने अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि वारदात के बाद कंपनी के मालिक ने सिर्फ 30 लाख रुपए लूटे जाने की जानकारी दी, लेकिन लूट 3.5 करोड़ की हुई थी। पुलिस अब तक 1 करोड़ 15 लाख रुपए बरामद कर चुकी है। बाकी रकम की छानबीन की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिले अभी भी सैलाब की मार झेल रहे हैं। देखिए हरदोई और सीतापुर से ये रिपोर्ट।
तस्वीरें हरदोई के अलग अलग इलाकों की हैं, जहां देखा जा सकता है कि अभी भी हर तरफ पानी का बसेरा है। लोगों के लिए राहत शिविर बनाए गए हैं। राहत शिविर में काफी संख्या में लोगों ने शरण ले रखी है। दरअसल पिछले कई दिनों से तेज बारिश और गर्रा नदी में उफान की वजह से हरदोई में बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर नजर आ रही है। स्कूलों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। हरदोई में गर्रा नदी के प्रकोप से 133 गांव और 14,000 हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ की चपेट में है। जिला प्रशासन की टीम लगातार लोगों और पशुओं की मदद में जुटी है। इधर सीतापुर पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने शारदा नदी के तटबंध का निरीक्षण कर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। बाढ़ पीड़ितों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी जाना और साथ ही जल शक्ति मंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। क्या कहेंगे? काफी अंकुश लगा है बाढ़ में, मतलब लोगों को अच्छा अधिकारी कर्मचारी लगे हैं, काम कर रहे हैं और जनता जनार्दन के भी सहयोग है। जनप्रतिनिधि भी रात दिन लगे हैं और हमारे सभी विधायक भी लगे हैं। बंधा बनने के कारण पानी उस साइड से बहने लगा है। अब कनाडा से बड़ी खबर आ रही है, जहां मूसलाधार बरसात आफत कैसे बन गई है उसको लेकर तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। आपको बता दें कनाडा में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात, और ये देखिए तस्वीर, टोरंटो के ज्यादातर इलाके पानी में जलमग्न और पानी में डूब चुके हैं और बाढ़ से करीब आपको बता दें 1.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। हालांकि लोगों को प्रभावित इलाकों से दूर रहने की इस वक्त सलाह दी जा रही है, क्योंकि जगह जगह इलाके से आ रही ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से ज्यादातर जितनी भी गाड़ियां हैं वो पानी में समा चुकी हैं। और हालांकि पानी के तेज बहाव के बीच में भी किसी तरीके से कैसे ये बस निकलने की कोशिश कर रही है और उसी से ली गई इन तस्वीरों के जरिए ये साफ हुआ कि बीच रास्ते में गाड़ियां फंसी हुई हैं।